हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह चैनल मुख्यतः नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले और साथ ही साथ यदि आप लोग एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो या बीएचयू हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका संपूर्ण नोट्स आपको इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले हमारे सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। सब लोग जो जानना है वो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच क्या होती है, दोनों में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ जुडिशियल फिलॉसफी that motivate judges to depart from the traditional precedent in favor of the progressive and new social policies. Judicial activism is manifested when Supreme Court or High Court become an activist or compels the authority to act and sometimes also direct the government policies, also the administration. यानी जुडिशियल एक्टिविज्म हम लोग देख रहे हैं क्या है कि जब एक प्रकार की जुडिशियल फिलॉसफी है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? एक फिलॉसफी है जो जजेस को क्या मोटिवेट करती है कि वो ट्रेडिशनल जो प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही हैं, उसको ना देख के बल्कि इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव और न्यू सोशल पॉलिसीज बनाने के लिए डायरेक्ट करना करे, या किसी एग्जीक्यूटिव को या अथॉरिटी को, कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ देख कहते ना बिकम एक्टिविस्ट एंड कंपेल्स द अथॉरिटी टू एक्ट, किसी अथॉरिटी को कहे कि आप ऐसा करिए, एंड द समटाइम्स डायरेक्ट द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज, यदि गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कह रही है कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनाना है और किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जब ये काम जजुडिशरी बताने लगे, जजेस बताने लगे, तो माना जाता है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या एडमिनिस्ट्रेशन को। यदि हम लोग इंस्टेंसेस देखना चाहे कौन कौन से एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी हाल ही के दिनों में आए हैं, वो है जैसे डायरेक्टिंग द सेंटर टू क्रिएट न्यू पॉलिसी टू हैंडल ड्रॉट। यदि सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डायरेक्ट कर रहा है कि आप जो है तो जो ड्रॉट हो रहे हैं इस समय कंट्री में, उसको टैकल करने के लिए आप न्यू पॉलिसी बनाए, तो ये जुडिशियल एक्टिविटी अपनी दिखा रही है, खुद एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रही है। साथ ही साथ डायरेक्टिंग द सेंटर टू सेटअप ए बैड लोन पैनल्स, सेंटर को जो है तो बैड लोन पैनल्स को सेटअप करने की बात करती है। बैड लोन यानी कि जो हमारे ऐसे लोन्स जो अब जो है तो एनपीए की श्रेणी में आ गए हैं और जो रिकवरी नहीं हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है तो सेंटर को डायरेक्ट करती है कि आप लोग बैड लोन्स की स्थापना करें, पैनल की स्थापना करें जो ये रिकवरी करने का काम करे। रिफॉर्मिंग बोर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई, उसमें रिफॉर्म की बात जुडिशियल एक्टिविज्म या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये सभी स्टेंसेस जो है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के हैं। अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल ओवररीच क्या है। जुडिशियल ओवररीच क्या है? देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच। Judicial overreach refers to extreme form of judicial activism where arbitrary and unreasonable intervention are made by judiciary into the domain of legislature or executive. This is the situation where where the court encroaches upon the role of legislative by making law. तो जब कोई भी जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाए, उससे और भी आगे चला जाए, तो उसको हम लोग जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। ओवररीच यानी जब वो जुडिशरी जो है तो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की पावर को, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के पावर्स में भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दे, उसकी लेजिस्लेशन की मेकिंग पावर, जो लॉ मेकिंग पावर है, उसमें भी वो अगर इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। यदि हम लोग इंस्टेंसेस देखें जुडिशियल ओवररीच के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कौन कौन से हैं? जैसे पहला क्या है? denying executive any role in appointment of the judges by the instituting collegium
आर एन एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही जो है तो नियुक्त करते हैं कौन जजेस होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ने एक नई बॉडी बनाने की कोशिश की जो कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है, और लेकिन उसको जो है तो डिनाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उसको लगा कि ये हमारे पावर में जो है तो हस्तक्षेप करेंगे, इंक्रोचमेंट करने का काम करेंगे, इसलिए इसको डिनाई कर दिया। साथ साथ इनवैलिडेटिंग द नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2014 सीकिंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर जजुडिशरी। तो हायर जजुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ने नेशनल जजुडिशरी अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया था 2014 में, उसको भी इनवैलिडेट घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस प्रकार की जो इंस्टेंसेस है वो ये बताते हैं कि जजुडिशियल जो है तो अपनी पावर का ओवररीच कर रही है, यानी कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पावर में भी इंक्रोचमेंट करने का काम करना शुरू कर दी है। ये समस्या का विषय क्यों है इसको भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों को पावर को सेपरेट किया गया है, इंडिपेंडेंट पावर दी गई है कि वो अपने अनुसार कार्य करे। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर आया था केशवानंद भारती मामले में, तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। ऑल्दो नॉट स्पेसिफिकली इन मेंशन द लेजिस्लेटर कैन नॉट पास ए लॉ वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल्स। ये तो इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर्स को वायलेट करने वाले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, कोई भी लॉ नहीं बना सकती। द फंक्शन ऑफ 3 ऑर्गन्स आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीनों के लिए पावर, जो अलग अलग पावर, लेजिस्लेटिव की क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, जुडिशरी क्या पावर है, ये कोर्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सेपरेटली मेंशन है। वो हम लोग देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स। यदि हम लोग 50 देखने, जो हमारे डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका आर्टिकल 50 देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल में किसमें है वो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 50 में। दिस आर्टिकल puts an obligation over the state to separate the judiciary from executive, but since the fall under the DPSP state policy cannot enforce। तो इसमें जो है तो आर्टिकल में कहा गया है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, सेपरेट रखना है, दोनों की पावर को अलग रखना है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि को अगर वायलेट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, इसलिए ये इन नॉट इन्फोर्सिएबल है, यानी कि ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन वही आर्टिकल वो हम लोग 123 देखें तो इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। द प्रेसिडेंट बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर, प्रोमulgate ऑर्डिनेंस इन द सर्टेन कंडीशन, यानी उसको लेजिस्लेटिव पावर दी गई कि किसी सर्टेन कंडीशन है, अगर कंडीशन ऐसी है कि कोई नया लॉ बनाना है, विधि बनाना है, तो लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक ना। तो एम्पावर किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, किसी लॉ को बनाने के लिए कोई लॉ पास करता है। ये 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस जारी करता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कोई भी ऑर्डिनेंस यदि प्रेसिडेंट जारी करता है तो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। यदि उसको हमारी जो है तो संसद, पार्लियामेंट जो तो रेटिफाई नहीं करती, उसको पास नहीं करती हो, तो 6 मंथ तक रहेगा। इसी प्रकार ये आर्टिकल हम लोग 121 और 211 देखे तो प्रोवाइड द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे कैन डू सो ओनली इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। तो आर्टिकल 121 और 211 में दिया गया है कि लेजिस्लेटिव जो हमारी पार्लियामेंट है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो एक्ट है, कंडक्ट है, उस पर डिस्कशन नहीं करेगी, यानी पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी एक्ट के। और सेम टू सेम इसी प्रकार पार्लियामेंट में जजेस भी जो पार्लियामेंट के कोई भी कंडक्ट को नहीं कर सकती, क्या कर सकते, दे कैन डू सो ओनली इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। केवल लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट तभी जो है तो इस पर डिस्कशन कर सकती है जब इम्पीचमेंट का केस हो तभी, उसके अलावा कभी भी जो है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी कंडक्ट है उसके लिए जो है तो पार्लियामेंट कभी भी कोई डिस्कशन लेजिस्लेचर में नहीं करेगी, पार्लियामेंट में नहीं करेगी। अगला जो
जो है आर्टिकल 361, द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को हर प्रकार से इम्यूनिटी प्राप्त है कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं होगी, क्योंकि ये खुद कोई भी कार्य नहीं करते। जैसा कि आप लोग को मालूम है, नॉमिनल हेड होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव की सलाह पे, सिफारिश पे कार्य करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इनको इम्यूनिटी मिली हुई कि जब तक ये पोस्ट में रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार की कोर्ट की प्रोसीडिंग में इनको नहीं बुलाया जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत से बनाई जा रही है तो आप लोगों को तक नोट्स को प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।